पिता अरस्तु ने कहा कि जिस प्रकार से व्यक्तियों के पास निर्जीव संपत्तियां होती हैं, उसी तरीके से व्यक्तियों के पास सजीव संपत्तियां भी होनी चाहिए। और सजीव संपत्ति का अर्थ उसने बताया कि मानव को दास के रूप में पूंजीपतियों को या मालिकों को रखना चाहिए, क्योंकि उनसे वह फ्री में काम करवा के अपना विकास कर सकेंगे। लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं ने, जिसे तथाकथित या कहा ही जाता है कि राजनीति शास्त्र का पिता था अरस्तु, उसकी बात को नहीं माना, बल्कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने सभी मानव की गरिमा को समान मानते हुए यह प्रावधान किया कि भारतीय संविधान के तहत सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। तो किसी भी व्यक्ति के साथ दासता जैसा व्यवहार नहीं होगा, बलात्श्रम जैसी व्यवस्था नहीं होगी, उसका दुर्व्यापार नहीं होगा। और इसके साथ ही बच्चों के लिए भी इसी तरीके से प्रोविजन किया। तो आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे अनुच्छेद 23 और 24 जो शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारे संविधान ने नागरिकों को प्रदान किया है, उसको समझेंगे। अनुच्छेद 23 प्रावधान करता है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध। ये प्रावधान है अनुच्छेद 23 में। समझते हैं इसके प्रोविजन को। प्रोविजन में है पहला मानव दुर्व्यापार। मानव दुर्व्यापार का मतलब क्या हुआ? सामान्य व्यापार में क्या होता है? वस्तुओं का लेन देन होता है। एक वस्तु कहीं से खरीदी जाती है, किसी को बेची जाती है, किसी वस्तु का निर्माण होता है। लेकिन मानव दुर्व्यापार का मतलब क्या हुआ? ट्रैफिकिंग का मतलब क्या हुआ? तस्करी का मतलब क्या हुआ? कि मानव के साथ वैसा व्यापार नहीं होगा जैसा कि निर्जीव वस्तुओं के साथ होता है। मीन्स मानवों की एक मंडी नहीं लगेगी जो पहले के समय में यूरोप में लगती थी, अमेरिका में लगती थी। और ईसाई जब भारत में आए तो उन्होंने भी भारत के लोगों को दास बनाया और दास बनाकर उनको बेचा। तो स्वतंत्र भारत में या भारतीय संविधान के निर्माण के समय से और निर्माण के बाद भी जो स्थापित व्यवस्था है, उस व्यवस्था में यह प्रावधान किया गया है कि मानव का दुर्व्यापार नहीं होगा। और दुर्व्यापार विभिन्न कार्यों के लिए हो सकता है कि उनके अंगों की खरीद बिक्री के लिए दुर्व्यापार हो रहा। न्यूज में आप पढ़ते रहते हैं। मीन्स विभिन्न प्रकार के, जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, आंख हो गई, ऐसे जो महत्वपूर्ण ऑर्गन हैं उनका व्यापार टोटली प्रोहिबिट किया गया है। इसी तरीके से महिलाओं की तस्करी, महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी, इसी में पुरुषों की तस्करी, ट्रैफिकिंग, इन सब को बैन किया गया है या प्रोहिबिट किया गया है, इसका निषेध किया गया है। तो मानव दुर्व्यापार का मतलब यह हुआ कि मानव के अंगों की खरीद और बिक्री नहीं हो सकती, महिलाओं एवं बच्चों की खरीद बिक्री नहीं हो सकती, उनके साथ अनैतिक कार्य नहीं किया जा सकता। महिलाओं के साथ अनैतिक कार्य क्या है? उनके साथ प्रोस्टिट्यूशन या वेश्यावृत्ति कराई जाए, या वेश्यावृत्ति के जो प्लेसेस हैं वहाँ पर आप उनको नहीं रख सकते। हाँ, इम्पोर्टेंट बात यहाँ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया निर्णय में यह कहा है कि कोई महिला अपना देह व्यापार स्वयं की इच्छा से कर रही है तो यह वह कर सकती है, लेकिन फोर्सफुली इससे कोई नहीं करवा सकता। इसी तरीके से पुरुषों को भी खरीदा या बेचा नहीं जा सकता कि किसी पुरुष को खरीद ले कोई और कहे अब आपसे हम आपके मालिक को या आपके माता पिता को इतना पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद से आप हमारे यहाँ रहेंगे, हमारे मुताबिक सारे कार्य करेंगे। ये टोटलिटी में प्रोहिबिट किया गया है। इसी के साथ इसी आर्टिकल में कुछ अन्य प्रावधान भी किया गया है। जैसे इसमें प्रावधान किया गया है कि बेगार नहीं होगा और बलात्श्रम नहीं कराया जाएगा। बेगार का मतलब क्या हुआ?
कि किसी से काम करवा लेना, किसी से काम करवा लेना और उसे उस काम के बदले में पेमेंट ना देना, या फिर काम अधिक करवा लेना और उस काम के बदले में कम पैसे देना, कम पैसे देना, कम पैसे देना। मीन्स या तो आपने बिना पैसा दिए किसी से काम करवा लिया, या फिर पैसा तो दिया लेकिन जितनी उसकी मजदूरी बनती है उससे आपने कम वेतन दिया, तो इसको भी प्रोहिबिट किया गया है। इसी तरीके से बलात् श्रम का मतलब क्या हुआ? बलात् श्रम का मतलब यह हुआ कि व्यक्ति काम करने की स्थिति में नहीं है, काम करना नहीं चाहता। आप कह रहे हैं कि मेरा काम कर दीजिए, मेरा घर बना दीजिए, वो कह रहा मालिक मैं घर नहीं बना सकता हूँ, मेरी तबीयत खराब है या कोई भी कारण है, हम आपके यहाँ काम नहीं कर सकते, पर आप उससे फोर्सफुली काम करवा रहे हैं कि नहीं आपको ही यह काम करना पड़ेगा। आप उसके साथ भय पैदा कर देते हैं, उसको डराते हैं, धमकाते हैं। डरा धमका के जो कार्य किया जाए, इच्छा के विरुद्ध कार्य किया जाए, उसे क्या कहा जाएगा? बलात् श्रम। तो इसको भी प्रोहिबिट किया गया है। और इन सारे प्रावधानों को ग्राउंड लेवल पर लागू कराने के लिए हमारी संसद ने समय समय पर विभिन्न प्रकार के कानून बनाए, जैसे बंधुआ मजदूरी समापन अधिनियम। इसी के साथ साथ काम जितना आपने कराया उस काम के बदले उचित वेतन के लिए अधिनियम बनाया है। तो ये है मेन थीम अनुच्छेद 23 की, कि किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा, उससे बलात्श्रम नहीं कराया जाएगा और ना ही उससे बेगार कराया जाएगा। लेकिन आप जानते हैं संविधान सभा के जो महान विद्वान थे बी एन राव साहब, जब यह आर्टिकल लिखा जा रहा था तो उन्होंने एक बात संविधान सभा के समक्ष रखी कि देश लंबे समय तक सर्वाइव करेगा और संविधान भी लंबे समय तक चलेगा। कभी ऐसी भी परिस्थितियां आ सकती हैं इस देश के नागरिकों की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा हो सकता है कि कभी किसी देश से युद्ध करना पड़े और युद्ध लंबा चले और हमारे जो डिप्लॉयड आर्मी है, सैनिक हैं, उनकी संख्या कम हो जाए, तो देश की सेवा के लिए सैनिकों की आवश्यकता होगी। इसलिए इस अनुच्छेद में एक अपवाद जोड़ दिया और अपवाद में यह व्यवस्था कर दिया कि राष्ट्रीय हित में अनिवार्य सैनिक एवं सामाजिक सेवा आरोपित की जा सकती है और इसके बदले राज्य धन दे या ना दे, इसके लिए वह बाध्य नहीं है। बट राज्य ऐसी नियुक्तियों के समय जाति धर्म वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। जैसे आपने कोविड के समय देखा होगा तो बहुत से लोगों से, डॉक्टरों से या अन्य प्रकार के लोगों से कार्य करवाया गया और उनके वेतन भी काटे गए। तो यद्यपि इस बात को डिक्लेयर तो नहीं किया गया कि अनुच्छेद 23 के अपवाद को हम लागू कर रहे हैं, पर व्यवस्था वैसे ही थी। तो समझने के लिए आप ड्यूरिंग कोविड के टाइम को देखकर इस अनुच्छेद के अपवाद को समझ सकते हैं। अब मूव करते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ, और अगला अनुच्छेद जो है वह है अनुच्छेद 24, जिसमें प्रावधान किया गया है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन से प्रतिषेध। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन से प्रतिषेध अनुच्छेद 24। समझते हैं इस आर्टिकल को। यह आर्टिकल बेसिकली 14 वर्ष से कम के आयु के जो बच्चे हैं उनको उनके शारीरिक डेवलपमेंट के लिए, उनके मानसिक डेवलपमेंट के लिए यह आर्टिकल संविधान में जोड़ा गया। क्योंकि जब भारत अंग्रेजी दास्ता का गुलाम था, संविधान का युग नहीं था, तो छोटे छोटे बच्चों को जिनकी बड़ी सुकुमार अवस्था थी, कार्य करने की अवस्था नहीं थी, खाने की, पीने की, खेलने की अवस्था थी, उनको खतरनाक कार्यों में एंगेज कर दिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, ईसाइयों के द्वारा।
तो संविधान निर्माता इस बात से पूर्णतः अवेयर थे कि आज का बच्चा ही कल का नागरिक बनेगा और हमारे देश के बच्चे जो कि नागरिक बनेंगे, और ये नागरिक यदि शारीरिक रूप से मजबूत नहीं है, शारीरिक डेवलपमेंट उनका नहीं हुआ है, तो देश कैसे कंटिन्यू करेगा इस विश्व में, इस परिसंकटमय विश्व में देश कैसे सर्वाइव करेगा। इसलिए आवश्यक है, और यह नेचुरल जस्टिस के भी अनुरूप है कि कहीं का भी बच्चा हो, किसी भी देश का बच्चा हो, एटलीस्ट उसे 14 वर्ष तक तो कम से कम खतरनाक कार्यों में उसको न एंगेज कराया जाए। इसलिए अनुच्छेद 24 में यह प्रावधान किया गया कि बच्चों को कारखानों में, खदानों में या ऐसे कार्य जो बहुत ही परिसंकटमय स्थितियों से घिरे हुए हैं। मान लीजिए कहीं पर कोल माइनिंग हो रही है, और कोल माइनिंग में आप जानते हैं विभिन्न प्रकार की जो हार्मफुल गैसेस होती हैं, ये सीक्रेट होती रहती हैं, निकलती रहती हैं। और ऐसे में जो छोटा बच्चा है उसका फेफड़ा इतना मजबूत नहीं है कि उन खतरनाक गैसों को वो डाइजेस्ट कर पाएगा। उसका श्वसन तंत्र इतना मजबूत नहीं है कि उन खतरनाक गैसों को रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से वो इनटेक कर ले और उसके बाद इसको आउट कर दे। तो इन्हीं सारे उद्देश्यों को लेकर, इसी तरीके से मान लीजिए कोई सीमेंट का कारखाना है जिसमें विभिन्न प्रकार के जो उसमें डस्ट होते हैं वो जनरेट होते रहते हैं, निकलते रहते हैं, और यदि ऐसे डस्ट किसी कम उम्र के बच्चे के फेफड़े में जाएंगे तो एक न एक दिन वह बच्चा टीबी का शिकार तो जरूर होगा। इसी तरीके से ऐसा कोई कार्य है जहाँ पर भारी उद्योगों का कार्य है, बड़े बड़े पुलों के निर्माण के लिए बड़े बड़े जो टिम्बर हैं वो बन रहे हैं, एक भी टिम्बर इधर से उधर हुआ और जरा से भी इधर उधर हुआ तो बच्चे की तो जान चली जाएगी। इसलिए हमारे देश के बच्चों को बचाने के लिए, बालकों को बचाने के लिए अनुच्छेद 24 जो है, सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए अनुच्छेद 24 हमारे संविधान में रखा गया है। और यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कार्यों में इंगेज कराता है तो उसको दंड मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने 2000 के दशक में सरकार को निर्देश दिया कि आप बालकों के पुनर्वास के लिए एक राहत कोष बनाइए और पर बच्चों के हिसाब से उसमें पैसे डालिए और उस पैसे को बच्चों को दीजिए ताकि उन बच्चों का डेवलपमेंट हो सके, जिन बच्चों को कम आयु में किसी खतरनाक कार्यों में इंगेज करा दिया गया। लेकिन हमारी संसद ने बाल श्रम कानून बनाया और उस कानून में संसद ने जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें यह किया कि जो 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे हैं इनको किशोर की श्रेणी में कैटेगराइज किया और कहा कि संकट में परिस्थितियां नहीं हैं तो 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बच्चे को कार्यों में एंगेज कराया जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के घर में चाय की दुकान है, कपड़े की दुकान है, तो कुछ घंटों के लिए वह बच्चा अपने पिता के साथ, अपनी माता के साथ दुकान पर बैठ सकता है। इसी तरीके से जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं इसमें हो सकता है कि कोई बच्चा स्किल रिलेटेड कोई बात सीखना चाहता है, कार्य सीखना चाहता है, या स्किल ऐसी शिक्षा लेना चाहता है। मान लीजिए लड़कियां हैं, कढ़ाई बुनाई का कार्य करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं। तो इन टोटलिटी अनुच्छेद 24 का मतलब यह है कि खतरनाक कार्यों में बच्चों को एंगेज ना किया जाए। नॉर्मल कार्य हैं, अपने घर के कार्य हैं, उन कार्यों को बच्चे कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं अनुच्छेद 23 और 24 आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।